हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत है और एक ही एक्सरसाइज है पूरी यूनिट में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको करने में। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमें क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में हम चलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर पर, सॉल्यूशन पर। तो फ्रेंड, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए हैं, दो राइट ट्रायंगल। ये भी राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल है। इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। जैसे कि मान लो हम टॉप पर हैं, यहाँ ऊपर हैं, हम किसी छत पर हैं या कहीं भी हैं, टॉप पर हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ये एंगल यहाँ से पूरा एंगल हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया परपेंडिकुलर और ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी। क्योंकि जैसे कि हम नीचे देखेंगे तो सामने भी एक एंगल बनेगा और इस तरीके से खड़ी लाइन भी एक बनेगी। ये हमारी हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी हो जाएगी वर्टिकली, जिसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारी हाइपोटेनियस, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। मैं लिख देता हूँ लाइन ऑफ साइट, मतलब दृष्टि रेखा। मतलब जो हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि से जो रेखा बनी है, जो लाइन बनी है, उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट्स। ये वाली भी लाइन ऑफ साइट्स बनेगी, ये भी और ये भी। जैसे हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, ये हमारी लाइन ऑफ साइट बनेगी। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं नीचे, हम खड़े हैं डाउन पर, तो मैंने ये सिर्फ बताने के लिए लिखा है। टॉप पर खड़े हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, डाउन में खड़े हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। दोनों में कंपैरिजन समझना। लाइन ऑफ साइट मतलब जो हमारी दृष्टि से रेखा बन रही है, और सामने जो सीधा एंगल बनेगा वो हॉरिजेंटल लाइन हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन इनमें जो ये वाले जो एंगल बनेंगे, इसका ये वाला बेस है और इसका ये वाला बेस है, इन बेसों को हम अलग अलग नाम से बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम, मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेस्प्रेशन। तो इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन हिंदी में आप लोग समझ गए, अवनमन कोण। यहाँ हमने क्या सीखा? हाइपोटेनियस, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट्स। ये तो दोनों में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि हमारे देखने से एंगल बन रहा है। जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हम टॉप पर खड़े होकर देख रहे हैं, सामने की तरफ जो लाइन बनेगी वो हॉरिजेंटल होगी, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। हिंदी में इसे बोलेंगे अवनमन कोण। हो गया क्लियर? और इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और उन्नयन बोलेंगे हिंदी में। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो नीचे से ऊपर देखने पर एंगल बनेगा वो बनेगा एलिवेशन, मतलब उन्नयन। और जो ऊपर से नीचे देखने में बनेगा, मतलब उसके सामने वाली साइड पर बनेगा, हॉरिजेंटल, तो इसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। ये हो गया अवनमन। ये जानकारी सीधी हो गई भाई। लाइन ऑफ साइट, ये होगा एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। ये परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमें पता है। इसे लाइन ऑफ साइट भी बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ऐसे ही ये दृष्टि रेखा होगी लाइन ऑफ साइट्स, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, मतलब अवनमन कोण। इतना हो गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को आगे काम आएगी। आगे हम देखते हैं। देखो जैसे ये वाला है, ये बेस है, इसका ये बेस है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊपर की तरफ कौन बनेगा। जब मैं इसे बनाऊंगा तभी समझाऊंगा, तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला, ए सर्कस आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। जो जमीन से वर्टिकली जो पोल खड़ा है हमारा, उस पर बहुत ही टाइटली बंधी हुई है, बहुत ही टाइट तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल तनी हुई, ठीक है, ज़मीन से ऊपर। ये मान लो हमारा पोल है और ये यहाँ से यहाँ तक रस्सी है, ये बहुत टाइटली बंधी हुई है, 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये वाली हाइट जो है वो पता करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, और एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल इन 30, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। इस रस्सी की वजह से जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। इतना हो गया। ये हमारा फिगर में दिया हुआ है, ये गिवन है, हमें फिगर पहले से ही पता है क्वेश्चन में। तो दोस्तों कर देते हैं शुरू। हमें समझ में आया कि ये रस्सी है 20 मीटर लंबी और यहाँ पर 30 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। ये हमारा पोल है और ये हमारा बेस है। इसे क्या बोलेंगे हम?
नीचे खड़े होकर, मैंने पहले बोला था नीचे खड़े होकर अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई, मतलब दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये वाली कौन सी लाइन है दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हम लिखेंगे P, और ये हो जाएगा हमारा B, और ये हमारा हो जाएगा H। ये तो हमारा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमें पता चल चुका है। इसने पूछा है पोल की ऊंचाई क्या है। पोल की ऊंचाई P से हमने दिखाई है, मतलब परपेंडिकुलर है हमारा। तो हमें क्या क्या पता है, देखो, एक तो रस्सी की लंबाई और ये पोल की ऊंचाई, तो हम इसी से निकालेंगे। तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा P हो गया। तो हमारा P/H जो आता है वो किस किस में आता है, मतलब P और H जो आता है वो किस किस में आता है, हमें ये देखना है। हमने पढ़े थे ना वही पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, वो काम आने वाला है। तो वो दोस्तों किस में आता है, एक तो आता है साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर होता है P/H, और दूसरा होता है कोसेक में। तो हम दोनों से कर सकते हैं या किसी एक से कर सकते हैं, मर्जी है हमारी। तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, H/P के बराबर, ठीक है। इसके अलावा P/H या H/P किसी में नहीं आता, सिर्फ ये दो ही हैं उन सब में जिनमें ये आता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसे। साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा, 30 डिग्री का एंगल है, तो लिख देते हैं 30 डिग्री। और P क्या है हमारा, A और B, तो P को हम नाम दे देते हैं A और B, और हमारा H है A और C, तो लिख देते हैं A और C। पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो 30 डिग्री जो होता है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, ठीक है। और A भी हमें पता नहीं है क्योंकि यही हमें निकालना है। और AC क्या है हमारा, 20 मीटर है, वो हमने लिख दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2AB बराबर B है, ठीक है। और बराबर में क्या आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 की 1 में करेंगे तो 20 का 20 आएगा। AB बराबर हो जाएगा 20/2, इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो AB हमारा आ जाएगा 10। ये हमारी सॉल्यूशन हो चुकी है, ठीक है। आंसर हमारा वैसे यही आएगा, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल जो है हमारी वो कितनी है, 10 मीटर है, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन मैं इससे और निकाल के दिखाता हूँ, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप समझ सकें, सीख सकें कि हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं और एक ही आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं। अब कोसेक को बना लेते हैं। कोसेक यही रहेगा हमारा, कोसेक थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री का, बराबर H है हमारा AC, और परपेंडिकुलर है हमारा AB। हम इस तरह से रख लेंगे। हमें पता है कि जब साइन 30 हमारा 1/2 है, तो कोसेक कितना होगा, उल्टा होगा, मतलब सिर्फ 2 के बराबर होगा। AC हमारा 20 है, और AB हमारा AB का AB रहेगा, नीचे 1 मान लेंगे। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2AB बराबर 20 मीटर, और AB बराबर हमारा आ जाएगा 20 मीटर/2, इससे ये कट जाएगा, 10 बचेगा। तो AB की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर भी 10 मीटर। आ गया ना, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, कोई अंतर था, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल यही है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग है। वो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बढ़िया तरीके से, ताकि बढ़िया तरीके से एग्जामिनर आपको नंबर दे सके, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोगों को समझ में आ गया भाई। ये लाइन ऑफ साइट है जी, हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारा पोल है। हो गया ना क्लियर। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 1 हमने समझा, 2 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको, तब आपको इजी लगेगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद में डायग्राम को भी मैं समझा दूंगा कि ये डायग्राम मैंने किस तरह से बनाया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 विद इट। यहाँ तक समझिए आप। एक ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ट्री है, मान लो ये कोई ट्री है हमारे यहाँ पर, इस तरीके से खड़ा हुआ है। आंधी आती है या तूफान आता है तो ये पेड़ टूटकर यहाँ आ जाता है, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो टॉप हिस्सा है टूटकर यहाँ आ जाता है। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, इस तरीके से बना, ठीक है। और ये जो टॉप हिस्सा था ना यहाँ का, वो यहाँ कर लग गया। अब ये ज़मीन से टच है, जो ग्राउंड से टच है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा इसने बोला है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि जो इसका टॉप हिस्सा है, जो यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ग्राउंड से टच है, ये वाला हिस्सा, और जो इसके फुट हैं, फुट का मतलब जो इसकी जड़ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो मैं लिख देता हूँ 8 मीटर। हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो इस पेड़ की हमें हाइट पता करनी है, ऊंचाई पता करनी है। तो ऊंचाई क्या है दोस्तों हमारी, इसको और इसको मिलाकर हमारी ऊंचाई बनेगी। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, परपेंडिकुलर को ऊंचाई कहते हैं हम। तो ये इसलिए बनेगी दोस्तों क्योंकि ये जो पेड़ था ये पूरा था, टूटने के बाद में ये जो हिस्सा है ये भी पेड़ का हिस्सा है। अब हमें पूरे पेड़ की लंबाई बतानी है, तो हमें ये और ये इन दोनों की बतानी पड़ेगी, तभी हमारा पता लग पाएगा कि पेड़ कितना लंबा था। हो गया क्लियर। इसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। भाई एक पेड़ खड़ा था, ठीक है, एक पेड़ खड़ा था, वो टूटने के बाद में ज़मीन से जा लगा, ये हिस्सा यहाँ से टूटा, ज़मीन से जा लगा, और ज़मीन से लगा हुआ जो हिस्सा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो इसके फुट हैं और जो ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 8 मीटर की है। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, वो हम सिंपली कर लेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब इसके आगे समझने वाली बात ये है, मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ, कि हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हमारा बेस है इस ट्राइंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हमें सिर्फ ये पता है, हमें बेस पता है, हमें P या H दोनों में से एक पता करना पड़ेगा, तब इन दोनों की वैल्यू निकलेगी। अब हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो हम P/B के तरीके से निकाल लें, या तो हम निकाल लें P/B से, ठीक है, या निकाल लें B/P से। पहला तरीका ये है। दूसरा क्या है, H/B से भी निकाल सकते हैं, B/H से भी निकाल सकते हैं। ये फंक्शन यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बेस्ट तरीके से करेंगे, हम करेंगे P/B से। P/B हम रख देते हैं और कर देते हैं शुरू। P/B हमारा होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। tan थीटा P/B, तो थीटा एंगल जो है हमारा वो है 30 डिग्री, इक्वल टू P हमको पता नहीं है, और ABCD जो भी मानोगे वो आप मान लेना, मैं डायरेक्ट P से इसे रख रहा हूँ, ठीक है। और बेस क्या है हमारा 8 मीटर है, तो वो मैंने नीचे रख लिया। अब tan 30 जो होता है हमारा वो 1/√3 के बराबर होता है, और ये P/8 ही रहेगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा P रूट के साथ में P√3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब P इक्वल टू 8/√3 हमारा आ जाएगा P की वैल्यू। तो मैं यहाँ रख देता हूँ P/√3, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई P की वैल्यू। अब P तो निकल आया, अब हमें H भी निकालना है। तो P हमने निकाल लिया। H निकालने के लिए भाई दोनों में से हमें एक की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अब हमें दो की पता है, B भी हमें पता है, P भी हमें पता है। H निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि H⁻² बराबर P⁻² प्लस B⁻²। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8/√3 प्लस बेस क्या है हमारा 8, तो 8 ठीक है। मीटर वगैरह लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 की अगर हम करेंगे तो 64 हो जाएगी, और इसका 3 का 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ये हमारा 64 हो जाएगा। आगे H⁻², नीचे हम क्या करेंगे 3 रख देंगे, ऊपर ये 64 का 64 रहेगा। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, 192 इतना हो चुका है। अब इसको टोटल करते हैं। टोटल क्या आएगा हमारा, 4 2 6 आ जाएगा, और 15 का 5 आ जाएगा, ये बचेगा 1 और 1 2, इतना आ गया 256/3। अगर हम h के स्क्वायर को इस पूरे पर चढ़ा दें तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट के अंदर 256/3। तो अब यहाँ पर आ जाएगा h बराबर 16/√3, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256 और √3 का स्क्वायर होता है 3। ये पूरा हो चुका हमारा। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारा हाइपोटेनियस कितना है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, बेस पता है हमारा 8 मीटर है, परपेंडिकुलर हमें पता है 8/√3 मीटर है, और हाइपोटेनियस हमें पता है, हाइपोटेनियस कितना है 16/√3 मीटर, इतना हमें पता है। ये मैंने एक जगह इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अब हमें। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम को हटा देते हैं, क्योंकि अब हम ये सॉल्यूशन करेंगे। हमें चाहिए क्या,
अब हमें चाहिए द हाइट ऑफ द ट्री। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं। तो दोस्तों हमें पेड़ की हाइट चाहिए, तो लिख देंगे द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू P प्लस H को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों से ही ऊंचाई बनेगी। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना इस तरीके से, ये P है ये H है, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि पेड़ का तना इस तरीके से टूटा है, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद में इसकी पूरी हाइट आएगी कि कितने मीटर थी। ठीक है, अब करते हैं, देखो P और H को प्लस करके, तो P है हमारा 8/√3 प्लस H है हमारा 16/√3। ठीक है, दोनों मीटर में है, लिख देना मीटर। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, ऊपर 8 और 16 सेम रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 8 6 14 24/√3। इतना तो हो चुका हमारा। तो इतना करने के बाद में एक चीज़ और हमें याद में रखनी है, जो हमारा डेनोमिनेटर होता है वो कभी रूट में नहीं होता, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। नीचे वाले नंबर को 2 बार गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे। ये हमने 9th क्लास में भी किया है और 10th के कुछ क्वेश्चंस में मैंने अभी पीछे भी बताया था। इस तरह से कर देंगे। अब इन दोनों को एक जगह रखेंगे, 24√3 हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे, 3 का 3 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 8 और यहाँ पर बढ़ जाएगा √3। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों सिर्फ इतना ही हमें करना था। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने किया है। पहली बात हमने क्या देखी कि एक पेड़ खड़ा था और वो टूट कर नीचे गिर गया, तो उसने इस तरीके से राइट ट्रायंगल बना लिया, 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद में हमें B पता था, तो हमने क्या किया, या तो P निकाल लिया या H निकाल लिया, कोई सा भी फॉर्मूला लगा के, वो मैं बता चुका हूँ किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लगा लिया, P/B लगा लिया। उसके हिसाब से हमने परपेंडिकुलर निकाला। फिर हमें हाइपोटेन्यूस निकालना था, हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया, क्योंकि बेस भी पता चल गया अब हमें, परपेंडिकुलर भी। अब पाइथागोरस लगाने के बाद में हमें हाइपोटेन्यूस भी पता लग गया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई पता करनी थी, हमने P और H को प्लस कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर को, लंब को और कर्ण को, मतलब हाइपोटेन्यूस को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद में हमारे सामने आंसर आया 24/√3। तो नीचे वाला नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, रेशनलाइज कर लिया। आपको ऐसे ही करना है, नीचे वाला नंबर रूट में नहीं होना चाहिए। तो उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे। जब हम परिमीकरण करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। इसका इसमें करेंगे 24√3 आ जाएगा। अब 3 से 24 को काटेंगे, 8√3 आ जाएगा, 8√3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के लिए पार्क में झूला लगाना चाहती है, मतलब स्लाइड लगाना चाहती है, जो स्लाइड वाले झूले होते हैं। जैसे कि हमने इस तरीके से देखे होंगे, ये सीढ़ियाँ होती हैं और यहाँ से फिसलने वाली पट्टी लगा देते हैं इस तरीके से। इस टाइप का झूला लगाना चाहती है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5। मतलब जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर लंबी हाइट वाला। ठीक है, और नीचे से यहाँ से जोड़ देते हैं हम इस तरीके से, ऐसा हो जाता है। मतलब सीढ़ियाँ हो गई और ये फिसलने वाली पट्टी हो गई। जैसे कि पार्क में बचपन में आप लोग झूले होंगे और बच्चे झूलते हुए देखे होंगे, तो ये 1.5 मीटर की ऊंचाई की, ये छोटे बच्चों के लिए। अब आगे क्या बोला इसने, ए इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। इसने क्या किया है, यहाँ से जो ये फिसल पट्टी है, ये जो स्लाइड है, यहाँ पर आकर ग्राउंड तक आएगी ना, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इतना समझ में आ गया। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई का एक झूला रखा, जिसकी स्लाइड ज़मीन से आकर मिलती है और यहाँ पर जो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री का एंगल। ये हो चुका। ठीक है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वेंट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए इसी पर जोड़ते हुए इस तरीके से 1.5 तो यहाँ पर है, 1.5 और ऊपर से जोड़ दिया, ये पूरा 3 मीटर का हो गया। 3 मीटर का और एक लगा देती है यहाँ पर स्लाइड, जो नीचे आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। आगे पढ़ते हैं, आगे इसने क्या बोला है। आगे इसने बोला है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और यहाँ पर जो एंगल वो बनाता है, स्लाइड जो बनाती है, मतलब वो 60 डिग्री का बनाती है। ठीक है, यहाँ जो फिसलने वाली पट्टी है वो ज़मीन से लग जाती है और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का बना। ये चीज़ें हमें पता है। यहाँ पर 1.5 छोटे वाले की, बड़े वाले की, पूरी टोटल 3 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है,
वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हमें इस केस में, इस तरह के केस में हमें लेंथ बतानी है स्लाइड की। तो स्लाइड की लेंथ बतानी है हमें टोटल, दोनों की मिलाकर, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या क्या पता है, क्या क्या हमें निकालना है, वो हम कर देते हैं शुरू, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो मैं ब्लू पेन से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। छोटा वाला जो है उसमें एक ट्राइंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, मतलब P दे रखा है, B और H में से हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ एंगल पता है। तो अगर हमें P दे रखा है तो या तो हम P अपॉन H करके निकाल लेंगे। देखो कंडीशन क्या क्या है, या तो हम निकाल सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा होता है P अपॉन H के बराबर, ठीक है। या हम निकाल सकते हैं कॉसेक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। या हम निकाल सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा होता है P अपॉन B के बराबर या B अपॉन P के बराबर, टेन का उल्टा कॉट। इतना हो गया। लेकिन हम साइन थीटा से निकालते हैं, तो हम निकालना शुरू करते हैं। साइन थीटा, थीटा एंगल है हमारा 30 डिग्री का, क्योंकि हम छोटा वाला निकाल रहे हैं। यहाँ मैं रख देता हूँ बड़ा वाला, बड़ा वाला भी इसी तरीके से निकलेगा। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी हम सेम निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम रख देते हैं साइन थीटा बराबर P अपॉन H, दोनों का हम साथ में निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं छोटे वाले का, ठीक है। तो यहाँ लिख देना जो भी ट्राइंगल बनाओ आप, ABC या PQR जो भी बनाओ वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो चुका हमारा, इक्वल टू P क्या है हमारा 1.5 है और H हमको पता नहीं है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी जो कि मैंने पहले से दे रखी हैं, और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी वैल्यू चार्ट, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, फटाफट से सीख जाएंगे कि ये डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली है हमने, ठीक है ना। इन फंक्शनों की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। 1/2 इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की, साइन 30 की 1/2 वैल्यू आ गई हमारी 1.5 अपॉन H, हमारा सेम रहेगा। अब H की 1 में करेंगे और 2 की करेंगे 1.5 में, तो ये आ जाएगी 3.0, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें हटा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ आ गई, मतलब ये आ गई हमारे छोटे वाले झूले की, ठीक है। अब निकालते हैं बड़े वाले की। तो बड़ा वाला क्या एंगल है हमारा साइन 60 इक्वल टू P क्या है हमारा, P है हमारा 3, पूरा ये 3 मीटर हो गया ना, उसमें दे भी रखा है, और हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 के बराबर, 3/H हमारी सेम रहेगी। अब H के साथ में √3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब H इक्वल टू 6/√3 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें पता है कि नीचे रूट में वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, मतलब परिमीकरण कर देंगे इसका। इसके बाद में यहाँ से है सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे H बराबर 6/√3 इंटू √3/√3। ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से करते हैं। तो H बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6√3/3, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 रह जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है 2√3। तो हमारे सामने दो चीज़ें निकल कर आई दोनों की, तो हम यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, पहले की है 3 मीटर एंड दूसरे की है 2√3, ठीक है ना। तो हमने इतना लिख दिया, यहाँ पर हमारा आ चुका है आंसर। सिर्फ इतना दोस्तों हमें करना था। हमें क्या देखना है, छोटे वाले झूले को बनाना है, बड़े वाले झूले को बनाना है, दोनों को अलग अलग इस तरीके से सॉल्व कर देना है। हम टेन थीटा से भी सॉल्व कर सकते थे, हम कोसेक से भी कर सकते थे, हम कॉट से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन थीटा ले लिया। साइन थीटा के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, वैल्यूज सेम आनी है। आप कॉट से कर लो, टेन से कर लो, कोसेक से कर लो, या साइन से हमने किया है तो सेम वैल्यूज आनी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 meter tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है और वो कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग से जो 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। वो डिस्टेंस कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। लड़का कितना है 1.5 मीटर का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक बिल्डिंग।
इस तरह से, ठीक है। ये पूरी बिल्डिंग हमने यहाँ तक बनाई, तो ये बिल्डिंग बन चुकी है हमारी 30 मीटर की। ये पूरी 30 मीटर की बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। उसके बाद में 1.5 मीटर का लड़का भी है, तो 1.5 लंबाई है लड़के की, तो हम यहाँ लड़का बना देंगे 1.5, मतलब यहाँ लड़का खड़ा है और वो इस तरफ देख रहा है, यहाँ से इस तरफ, ठीक है, मतलब बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे वो जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, एलिवेशन एंगल, जो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ये हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसकी आँखों से जो दृष्टि कोण बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे मिला देते हैं इस तरीके से, ये सीधी लाइन हो जाएगी, इस तरीके से बन रहा है। तो इसका मतलब जब 30 से 60 तक का एंगल बना है तो पहले बनेगा 30 डिग्री का, और जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ेगा यहाँ पर बिल्डिंग के नज़दीक जाएगा तो यहाँ तक आते आते यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पर बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब हमको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है 60 डिग्री से पहले की, इस बीच जो दूरी है वो कितनी है। वो दूरी कैसे पता करेंगे हम, पहले हमें ये दूरी पता होनी चाहिए और इस पूरी दूरी में से हम इस दूरी को घटा देंगे, हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर भी लड़का कितना रहेगा, 1.5 मीटर का ही रहेगा, क्योंकि लड़के की लंबाई उतनी ही रहेगी, लेकिन एंगल की डिग्रीज घट बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर वो वापस आएगा 30 डिग्री और अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कुछ दूरी पर जाकर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसने 30 से 60 डिग्री का एंगल बताया है चलते चलते। अब वो कितना चला वो हमें निकालना है, यही हमें निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ को कितना चला। इतना हमने पता कर लिया, ठीक है। हम इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने बिल्डिंग की लंबाई कितनी बताई है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है और कोण यहाँ से बनना शुरू हुआ है, मतलब 1.5 मीटर इसमें से कम भी करना है हमें, तो 1.5 मीटर हम अभी के अभी कम कर लेंगे, तो ये हमारा रह जाएगा 28.5 मीटर, इतना कम हो जाएगा। अब हमें इस लंबाई से देखना है, तो अब मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ, हमारी यहाँ पर लंबाई बनेगी 28.5 मीटर, 28.5, इतना हो चुका। अब इसके बाद देखो हमें क्या क्या पता है, हमको बेस पता है, ये हमारा है हाइपोटेनियस, ये हो गया एच, ये भी हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये जो परपेंडिकुलर है ये 30 डिग्री के लिए है और 60 डिग्री के लिए है। हमें दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो हम निकालना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, हम कौन कौन से फंक्शन जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम साइन थीटा कर सकते हैं, क्योंकि पी हमें पता है, पी और एच कर सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। या हम कोसेक कर सकते हैं, लेकिन हम टेन करेंगे, आपकी मर्जी, आप किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना है 30, पहले हम निकालेंगे 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री से हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा 28.5 अपॉन बी हमें पता नहीं है, तो 30 डिग्री। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर होती है, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, ठीक है ना, 8 यूनिट से, अब 9 यूनिट पर आ गए हैं, लेकिन वैल्यूज़ तो आपको याद हो गई होंगी। 1/√3 आएगा किसका, tan का, tan 30 का। अब b हमारा नीचे आ गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा यहाँ पर बेस क्या आ गया 28.5 इंटू √3। इसके बाद में हम अगला स्टेप शुरू कर देते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा, भाई 30 डिग्री के लिए हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं tan 60। सेम चीज़ें रहेंगी, सेम चीज़ें क्या, p अपॉन b हमारा सेम रहेगा। तो tan 60 कितना होता है, √3 के बराबर होता है, परपेंडिकुलर है हमारा 28.5, b हमें पता नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b के साथ में आ जाएगा √3 और 28.5 हमारा सेम रहेगा। और जब हम इसे इक्वल टू के बाद में ले जाएंगे, बॉर्डर पार ले जाएंगे, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, इतना हो गया। √3 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में हो गया। अब हमारी दोनों b की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो कर देते हैं 28.5 मल्टीप्लाई √3
-28.5 अपॉन √3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ये √3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी इसमें करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। 28.5 × 3 -28.5। अब अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो कॉमन लेने पर हमारा आ जाएगा 28.5, दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। और 3 - 1 यहाँ पर हमारा बचेगा, नीचे हमारा बचेगा √3। हो गया इतना। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ 2 रह जाएगा। जब यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57। तो 57 अपॉन √3 हमारा यहाँ पर आ चुका है। और हम इतना जानते हैं कि नीचे जो हमारा डेनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रेशनलाइज। तो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, √3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये स्टेप हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। तो √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 मल्टीप्लाई √3 अपॉन नीचे हमारा कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 57 √3, नीचे हमारा 3 रह जाएगा। 3 से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 19 √3, 19 √3। ये हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, 19 √3 होगी। दोस्तों यही हमें निकालनी थी। देखो कितना आसान था। हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है कि किस तरीके से निकल रहा है। हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। लड़का 1.5 मीटर लंबा है, बिल्डिंग 30 मीटर लंबी है, तो लड़के की लंबाई बिल्डिंग की लंबाई में से हम घटा देंगे, 28.5 रह जाएगी। अब दो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। तो अब हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है। तो हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या निकाला, बेस निकाल लिया। तो हमने क्या कर दिया, tan थीटा ले लिया। आप sin थीटा ले सकते थे, कोसेक ले सकते थे, कॉट ले सकते थे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन आंसर वही आएगा। तो उसके बाद में हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आखिर में हमारा जो आंसर आया था, यहाँ पर हमारा रूट में आ रहा था, इसलिए हमने रैशनलाइज कर दिया, परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण करने के बाद में 19 √3 हमारा यहाँ पर बचेगा, 19 √3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब 7 और 8 दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो मैंने होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि वो सेम से हैं। आप उन्हें कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ, ठीक है। एक जैसे हैं तो मैंने होमवर्क में दे दिए। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। अब फिलहाल हम 9 क्वेश्चन को समझते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. इस क्वेश्चन को सिंपल करके समझाता हूँ। इसने बोला है कि एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण बनता है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। जैसे अभी मैं रफली फिगर बनाऊंगा, जैसे कि मान लो ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। तो एलिवेशन एंगल बनता है बिल्डिंग की टॉप से। जैसे बिल्डिंग हमने मानी है, इसकी टॉप से और टावर की फुट की तरफ को एंगल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री का बन गया। मैंने रफली बनाई है अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एलिवेशन कौन बन रहा है, उन्नयन कौन फिर से बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस बार टावर की टॉप है और फुट किसका है, बिल्डिंग का फुट है। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसने बोला है कि 50 मीटर हाइट है किसकी, टावर की। तो टावर हमने इसको माना था ना, तो 50 मीटर हमारी ये हो जाती है इसकी हाइट। क्लियर। इसके बाद में हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो हमें सीखनी है, समझनी है बड़े ही ध्यान से। देखो एलिवेशन एंगल बिल्डिंग के टॉप से टावर की फुट तक जो बना वो बना है 30 डिग्री का। इसी तरह से टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट में जो बना है वो बना है 60 डिग्री का। और आप देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही ऊंचाई से वो बना होगा। जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतना बड़ा एंगल, जितनी कम ऊंचाई उतना ही छोटा एंगल। जैसे मान लो कि ये ऊंचाई यहाँ पर होती तो ये एंगल कहाँ बनता, यहाँ बनता और छोटा बनता। मान लो यहाँ से बनता तो और छोटा बनता, यहाँ से बनता और छोटा बनता। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मेरे कहने का मतलब ये है कि टावर की लंबाई ज़्यादा है यहाँ पर और बिल्डिंग की ऊंचाई कम है। टावर की ऊंचाई ज़्यादा है, बिल्डिंग की ऊंचाई कम है, तो हमें उसी तरीके से बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग, ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बना ली। और ये इसका निचला हिस्सा हो गया जो कि ज़मीन से लगा हुआ है, ये मान लो, ठीक है। अब ये टावर मैंने इस तरफ माना था, अब ये इस तरफ है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया टावर, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। टावर हो गया हमारा, टावर हो गया हमारा कितना, 50 मीटर लंबा है, ऊंचा है, मतलब हो गया। टावर से बिल्डिंग की जड़ में, मतलब फुट में जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी, 60 डिग्री का है ये पूरा एंगल, ठीक है। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट में जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ये हमने कंफर्म कर लिया बढ़िया तरीके से। इतनी चीज़ें हमने सीखी। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अब ये वाले एंगल का ये वाला हाइपोटेनस है, इस वाले एंगल का ये वाला हाइपोटेनियस है। आप समझ गए इस बात को। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हमको बेस नहीं पता लेकिन हमको परपेंडिकुलर पता है। अब या तो हम P/B करके मतलब tan थीटा से निकाल दें, या हम P/H करके sin थीटा से निकाल दें, या H/P करके cos x से निकाल दें, या B/P करके cot से निकाल दें, आपकी मर्जी है। मैं दोस्तों tan से निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan थीटा बराबर P/B, ठीक है। और इधर मैं लिख दूंगा tan थीटा बराबर P/B, दोनों की हो जाएगी दोस्तों एक साथ। मतलब पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। करते हैं, पहले हम करते हैं किसका, टावर का कर लेते हैं। तो टावर का कितना होगा दोस्तों, tan थीटा, मतलब tan थीटा, थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो मैं लिख देता हूँ P कितना है 50 मीटर है। और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, हमारा अपॉन में हमारा यहाँ पर आ जाएगा B का B आएगा। अब हम यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। tan 60 जो होता है वो होता है √3 के बराबर, नीचे हम 1 मान लेंगे। 50 मीटर अपॉन B हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, B के साथ में √3 आ जाएगा, 50 हमारा इक्वल टू में आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं होगा। B हमारा कितना आ जाएगा 50/√3, ये हमारा B आ गया। तो हमारा यहाँ पर भी निकल चुका है। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब देखो एक चीज़ हमारे समझ में आ रही है, हमने यहाँ पर B निकाली, P हमें पता नहीं है भाई, यहाँ पर हमें ना तो P पता है ना B पता है, लेकिन हमें थीटा एंगल पता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा थीटा एंगल कितना है जी 30 डिग्री का। P हमको पता नहीं है लेकिन B हमने अभी अभी निकाला है, तो B मैं रख दूँगा यहाँ पर 50 मीटर और नीचे हो जाएगा √3, हो गया। अब आपको दिख रहा है जो नीचे अपॉन में है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रूट किसके साथ में, √3 चला जाएगा P के साथ में। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा √3P, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 50 मीटर। ये हमारा स्टेप थोड़ा अलग है और मैं P को आगे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। P हमारा आगे है, ठीक है, रूट के अंदर समझ लो कभी आप। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब इसकी इसमें करेंगे तो ये हमारा 3P आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 50 आएगा मीटर के साथ। अब P बराबर हो जाएगा 50 मीटर बटे 3, इतना हो गया 50 मीटर बटे 3। अब इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चंग 18 हो जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर का। ये हमारा इतना हो गया दोस्तों। तो P बराबर हमारा कितना निकल कर आया है 16 सही 2/3 आया है। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बिल्डिंग का परपेंडिकुलर मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई पूछी है। तो हमारा आंसर आ चुका है 16 सही 2/3, इतना ही होगा दोस्तों। तो आप भली बात समझ गए होंगे कि जितनी ऊंचाई से एंगल बनेगा उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि टावर की ऊंचाई ज़्यादा है, हमने कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि इसका बड़ा एंगल है। बिल्डिंग की ऊंचाई कम है मतलब छोटा एंगल है। तो टावर हमारा 50 मीटर का हो गया। बिल्डिंग की ऊंचाई हमें निकालनी है जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हम इसके बाद में पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, क्या है हमारी 16 सही 2/3। आप बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखना है, एकदम मस्त मस्त राइटिंग में। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू 16 सही 2/3 हो चुका दोस्तों हमारा। सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। हमने 9 भी किया, अब हम 10 को समझते हैं। 2 पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स, 2 खंबे हैं, 2 पोल हैं जिनकी हाइट एकदम बराबर है, आर स्टैंडिंग अपोजिट,
ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दोनों आमने सामने खड़े हैं। पहले मैं बना देता हूँ, देखो फिगर बनाते हैं हम। सबसे पहले दो पोल हैं हमारे, मान लो एक पोल हमारा ये है, मान लो दूसरा पोल हमारा ये है। दोनों इक्वली हाइट पर खड़े हैं एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से रोड पर। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब इनके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है? 80 मीटर है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। उसके आगे चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब यहाँ पर कोई भी रोड पर कहीं भी एक पॉइंट है, कोई भी यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, मैं ब्लू से रख देता हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, आपको लोगों को दिख जाए। मान लो यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है कि एक पॉइंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब पोल के टॉप से एक एंगल बना है, उन्नयन एंगल, मतलब उन्नयन कोण। एक 60 का है, एक 30 का है, मतलब एक 60 का है और एक 30 का है। 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। मान लो पहला वाला जो एंगल है हमारा यहाँ तक, ये बना हुआ है 60 डिग्री का, और यहाँ से जो दूसरा वाला एंगल है इसी पॉइंट तक, ये बना हुआ है 30 डिग्री का। इस तरीके से क्रम से रेस्पेक्टिवली हमारे एंगल बने हुए हैं। ये मैंने रफली फिगर बना ली है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब दोनों की इक्वल हाइट बताइए इसने, लेकिन ये थोड़ी बताइए कितनी है, वो हमें निकालनी है। तो हाइट हमें बतानी है कि दोनों की हाइट कितनी है। और दूसरा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और इनकी दूरी बतानी है कि इनके बीच में दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। टोटली तो बताइए इसने 80। तो इतना हमने समझ लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं रफ़ करके इसे और यहाँ पर जगह बना लेता हूँ, फिगर बना लेता हूँ। वो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। पहला एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है। दोनों उन्नयन कोण हैं। टोटल 80 मीटर की टोटल डिस्टेंस है। पहले वाले एंगल का हमने मान लिया x, ठीक है, दूसरे वाले का मान लेंगे 80 माइनस एक्स। ऐसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, तो हम आसानी से सीख सकते हैं। हमें पता है कि कौन सा हमें कैसे निकालना है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप सॉल्यूशन कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। तो हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसे ही आप भी लिखना कि लेट फर्स्ट एंगल, ठीक है ना, डिस्टेंस आप पूरा लिखना कितना है, x है। सेकंड का कितना मान लिया हमने टोटल डिस्टेंस, सेकंड का हमने मान लिया 80 माइनस एक्स। ये दोनों हमने लेट कर लिया, ये दोनों हमने लेट किया। तो अब हमारे पास में b है, p नहीं है, ठीक है, और ना ही h है, लेकिन एंगल है। तो अब हम करते हैं शुरू, ठीक है, हम p अपॉन b निकाल लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा से कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर करना शुरू करूँगा, टेन थीटा बराबर p अपॉन b। तो टेन थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है। p हमको पता नहीं है, लेकिन b क्या है हमारा, x है, ठीक है। टेन 60 जो होता है √3 होता है, ठीक है। p हमको पता नहीं है, x हमको पता है, ठीक है। यहाँ पर हमने b क्या मान रखा है, x मान रखा है। अब हम अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, x √3 बराबर p आ गया, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, x √3 आई। तो हम इसको लिखेंगे p बराबर √3x। इतना हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारी p आ चुकी है, और इसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि हाइट हमारी इक्वल है, तो पहले आ चुकी है। अब हम दूसरी निकालते हैं, दूसरे में भी सेम करेंगे, टेन थीटा बराबर p अपॉन b। तो टेन थीटा क्या बन रहा है हमारा, थीटा एंगल है हमारा 30 डिग्री का। p अपॉन b क्या है हमारा, 80 माइनस एक्स हमारा है b। तो 80 माइनस एक्स, तो मैं इसे पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, 80 माइनस एक्स, ठीक है, इतना। अब साइन, अब टेन 30 जो होता है वो होता है 1 अपॉन √3 के बराबर। ये हो जाएगा p अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा p √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब ये √3 जो है ये हमारा इक्वल टू के बाद में जाकर इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में। भाई यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। इतना हमारा आ चुका है। तो इतनी सॉल्यूशन हमारे लिए काफ़ी है फिलहाल के लिए। अभी हमने क्या निकाल लिया, इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया, इसका परपेंडिकुलर, मतलब पहले वाले का निकाल लिया परपेंडिकुलर और दूसरे वाले का निकाल लिया। इतना हम निकाल चुके हैं। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। जब हाइट इक्वल है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि √3x बराबर 80 माइनस एक्स अपॉन √3।
हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हाइट बराबर है तो हम कोशिश करते हैं कि हो सकता है x की वैल्यू आ जाए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 80 माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, x को इधर लाएंगे 4x हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 0 0, ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर आ गया 20। तो x की वैल्यू आ चुकी है। तो x की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो हमें एक बात यहाँ पर समझ में आई कि जब ये 20 है तो इसका मतलब इतना जो है हमारा वो 20 मीटर है, बाकी का जो बचा वो बचा 60, क्योंकि 80 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तब जाकर ये टोटल 80 मीटर का हुआ। आप लोगों को समझ में आया भाई? 20 मीटर ये हो गया, 60 मीटर ये हो गया, जब जाकर टोटल हमारा 80 मीटर हुआ। तो हम क्या निकाल चुके हैं? डिस्टेंस निकाल चुके हैं दोस्तों। डिस्टेंस हमको पता चल चुका है। अब हम निकालते हैं हाइट, एक्चुअल हाइट। तो दोस्तों एक चीज़ हमने आसान कर ली है, क्या? हमने x की वैल्यू निकाली है, हाइट हमारे सामने है और दोनों हाइट इक्वल हैं। या तो हम x की वैल्यू यहाँ रख दें या हम यहाँ रख दें, हमारी हाइट आ जाएगी पोल की, और एक आ जाए वही दूसरी होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ रख देता हूँ √3 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20√3। तो ये दोस्तों आ चुके हैं हमारी हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। पोल नहीं लिखेंगे, पोल्स लिखेंगे, या हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पोल की जो हाइट है वो कितनी है? 20√3, और सेकंड की कितनी है? 20√3, वरना एक ही लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल हैं। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, पूरा क्वेश्चन करना है और स्टेटमेंट जरूर लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हम समझेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। पहले यहाँ तक समझते हैं। इसने बोला है कि 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है। यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनाई, लगभग मान लो ये 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, और इसके पास में एक टावर है। वो है टावर इस तरीके से, और इन दोनों के बेस को हम यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि बिल्डिंग के टॉप पर 7 मीटर ये हो गया, बिल्डिंग के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा? एलिवेशन एंगल। तो हम यहाँ बना देते हैं, इस तरीके से एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी सीधी हो जाएगी। तो मैं इसे सीधी खींच देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल सीधी स्केल लेकर आप बिल्कुल सीधी खींचेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। इतना हमने समझ लिया। ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा केबल टावर है, ये दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई। और टेबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर एलिवेशन एंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्षैतिज स्तर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब ये 7 मीटर है यहाँ पर इतनी, तो इसका मतलब ये हिस्सा भी इसका 7 मीटर होगा। इतनी चीज़ हमने पहले ही निकाल ली। अगर ये 7 मीटर है तो इतना हिस्सा 7 मीटर होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। इसका मतलब है इसी पॉइंट से टावर के फुट की तरफ, जो केबल टावर है उसके फुट की तरफ डिप्रेशन एंगल बन रहा है। डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, ठीक है ना। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन, और डिप्रेशन का मतलब अवनमन कोण। तो यहाँ पर हमारा कोण बन जाएगा जी 45 का। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अब ये चीज़ क्लियर हुई, अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। अब हमें तय करना है कि जो टावर की हाइट है ये कितनी होगी। फिर अब इसे निकालते हैं। उससे पहले हम कुछ फेरबदल कर लेते हैं। इसमें फेरबदल क्या करेंगे हम? सबसे पहले नाम रख लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नाम रखते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया हमारा ई। हमारे सामने ये सभी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी 7 मीटर है और ये भी 7 मीटर है, मतलब 7 मीटर है इनके बीच में डिस्टेंस। तो सी और बी, डी और ई आपस में पहले लाइन हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनके बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर है। ये समांतर लाइन हो गई ना। सी बी जो है हमारा, बी सी जो है डी ई के पैरेलल है। क्लियर बात हो गई। और यहाँ पर जेड प्रकार की एक वो बन रही है हमारी शेप। इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये 45 का है तो यहाँ पर भी 45 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर एंगल बना लेते हैं 45 डिग्री का। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये क्यों निकाली है ये थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा। इतना सब कुछ हमने किया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है? देखो अब हमें क्या क्या पता है। अब हमें यहाँ पर इसका एंगल पता है, ठीक है, इसका हमें एंगल पता है, इसका परपेंडिकुलर पता है। हमें पता है कि ये हमारा b है, ये हमारा p है, ये हमारा h है। अगर हम p/b के हिसाब से निकालें, tan थीटा के हिसाब से, तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे।
तो इसकी साइड को रखते हैं tan थीटा बराबर P/B। अब हमारा tan थीटा, थीटा एंगल कितना है हमारा 45 का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 इक्वल टू P क्या है हमारा 7 मीटर है और B हमको निकालना है। इसके नीचे 1 नहीं, इसकी तो वैल्यू रखनी है अभी हमें। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो 1/1 कर लेंगे, यहाँ पर 7 मीटर अपॉन B हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है ना। 7 मीटर इसका बेस आ गया, तो ये 7 मीटर हो गया। वैसे हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एंगल जो है वो इक्वल हैं। भाई ये 45 का, ये भी 45 का है, ये भी 45 का, ये भी 45 का, सारे के सारे एंगल 45 के हैं। मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर ना राइट बन रहा है ना, इस तरीके से। तो उस हिसाब से ये हमारी साइड इक्वल होंगी। अगर ये 7 मीटर की है तो ये भी 7 मीटर की होगी, हम पहले ही निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा दिया किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि हमें लिख कर भी दिखाना है, हमें शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर आधा हिस्सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ वहाँ पर लिख दूँगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ABC में ये 60 डिग्री है हमारा, यहाँ तो हमारा डिप्रेशन एंगल था, यहाँ पर क्या है हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन एंगल। यहाँ पर हमारा बेस पता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पर हम P/B कर लेते हैं। तो हम यहाँ कर लेते हैं tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा हमारा 60 डिग्री का है, P हमको निकालना है, ये 7 नहीं है, P हमको निकालना है, B हमारा निकल चुका है 7 मीटर। तो tan 60 जो होता है वो होता है √3 के बराबर, जो कि हम पहले से जानते हैं, नीचे 1 मान लेंगे। P/7 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर और रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ये हमारी हाइट हो गई परपेंडिकुलर, कितना, इतना हिस्सा, ये 7 मीटर है, और यहाँ पर जो बचा था वो कितना है, यहाँ पर 7√3, बाकी जो बचा वो ये है। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालनी है। तो टोटल यहाँ पर निकालते हैं हम। तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारी, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल हाइट ऑफ टावर, ठीक है। क्या बनेगी, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये थोड़ा अलग है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना है, 7 मीटर हमारी यहाँ पर आई थी, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर आई थी, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया जी, यहाँ पर हमारा हो गया ये 7√3। 7 इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 + √3 और बाहर आ जाएगा मीटर। ये हमारी हाइट हो गई। किसकी हाइट हो गई है, इसकी हाइट हो गई टावर की। यही दोस्तों हमें निकालनी थी। हो गया ना, वेरी वेरी इजी। सिर्फ इतना ही हमें इसमें करना था। सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्नयन कोण बनाना है, फिर हमें डिप्रेशन एंगल मतलब अवनमन कोण बनाना है। टावर को इस हिसाब से सेट करना है कि हम आराम से कर सकें। ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, सब कुछ हम कर चुके हैं। ये आंसर हमारा आ चुका है, तो यहीं पर ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। 15 क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस हमें समझना है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। पहले यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। एक टावर है, तो पहले एक टावर बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, सिर्फ इतना बड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये टावर है, इसके सामने एक हाईवे जा रहा है इस तरीके से, ये हाईवे जा रहा है, और यहाँ पर एक कार भी है। तो कार की हम एक इस तरीके से कोई शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कार बना ली, इस तरीके से कार यहाँ पर जा रही है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, टॉप पर यहाँ पर एक आदमी दिखाना है। यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, एक मैन है। उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया इस कार को, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो डिप्रेशन एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये हमारी होगी हॉरिजेंटल लाइन, जिसे हम बोलेंगे क्षैतिज स्तर, ठीक है। अभी नीचे देखेगा तो एंगल जो कार की तरफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ, ठीक है। और कितने का एंगल बन रहा है डिप्रेशन एंगल, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ये बन गया जी 30 डिग्री का एंगल। इतना हमने समझ लिया। हमने क्या समझा, एक टावर के टॉप पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जो स्ट्रेट हाईवे है उस पर टावर के फुट की तरफ आती हुई कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और उसने पाया कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके कार की तरफ देखने की वजह से, ठीक है। तो डिप्रेशन एंगल बनेगा, मतलब अवनमन कोण बनेगा। यहाँ पर ये सीधी लाइन हो गई जिसे हम बोलेंगे क्षैतिज स्तर, हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन गया हमारा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है हमारी टावर के फुट की तरफ एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, मतलब कोई भी एक स्पीड है जो हमें मालूम नहीं है, उस स्पीड में चल रही है। अब आगे पढ़ते हैं। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद
6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। फिर इसने 6 सेकंड बाद फिर से देखा तो वो कार लगभग मान लो यहाँ आ गई हमारी, ठीक है। इसने नोट किया कि यहाँ पर अगर वो आई है तो 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बन रहा है, और डिप्रेशन ऊपर की तरफ ही बनेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो वो डिप्रेशन एंगल बन रहा है यहाँ पर कितने डिग्री का जी, 60 डिग्री का, इतना बन रहा है। ये आप लोगों को समझ में आया बढ़िया तरीके से। पहली बार में डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, दूसरी बार में 60 डिग्री का, कितने टाइम बाद, 6 सेकंड बाद। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 सेकंड, हो गया। अब इतना तो हो गया हमारा। इसके बाद में और आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से टावर के फुट की तरफ जाने में उसे कितना समय लगेगा। अब तक हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी, कभी बेस निकाल रहे थे, कभी हाइट बता रहे थे, कभी परपेंडिकुलर, कभी हाइपोटेनियस। अब हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन और इस लाइन को देखो, ये हमारी समांतर है, मतलब पहली लाइन बन रही है, जेड टाइप में बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल होगा वो भी 30 डिग्री का होगा। इसी तरह से यहाँ पर होगा हमारा 60 डिग्री का। कंप्लीट, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। जब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हमारी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है 6 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे फाइंड कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्पीड लेट करते हैं, तो मैं लिखेंगे लेट द कार यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है जी, x। आप लोगों को पूरी लिखनी है, ठीक है, x है। और हम जानते हैं कि d बराबर s मल्टीप्लाई t होता है। मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम कितना है, 6 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो कितना आ गया हमारा, 6x आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6x। कंप्लीट। जहाँ पर भी x आएगा, जो टाइम होगा x के साथ आएगा, क्योंकि स्पीड है हमारी, ठीक है। तो अभी मैं नहीं लिख रहा, आगे लिखते हैं हम। यहाँ पर फिर से करते हैं हम, d बराबर s इंटू टी। अब निकालते हैं आगे वाले का, यहाँ का, ठीक है, क्योंकि यहीं का हमें टाइम बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड हमने x माना था, टाइम को हम t का t रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा xt। तो यहाँ का टाइम हमारा आ गया xt। इतना हमने निकाल लिया। हाइट को हम h से डिनोट करते हैं, हम h से दर्शा देते हैं हाइट को। इतनी चीज़ें हम समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, इतनी चीज़ें हमने समझी। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ हमने निकाली और हमको बताया कि बड़ा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, मतलब ये पूरा एंगल 30 डिग्री का था, ठीक है। इसमें 60 डिग्री का और आ गया बीच में, मतलब इस पूरे की वैल्यू में से अगर हम इसकी वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी कि टोटल कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का। जब टोटल टाइम पता होगा तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हमारा ये बचेगा। आप लोगों के समझ में आ गया है। तो निकालना शुरू करते हैं। हम निकालेंगे कैसे, अब हमें नीचे वाले एंगल्स पता हैं, तो अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा से निकाल देते हैं। देखो p अपॉन b, मतलब ये b हो गया, और यहाँ पर p हमारा यही होगा दोनों का, इसका भी ये p होगा, सेम है। इसके बाद में हाइपोटेनियस हमारा ये होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस हमारा ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं आगे की सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूँगा, इसको रफ़ कर दूँगा यहाँ से, क्योंकि जगह बन जाएगी, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। मैं यहाँ से रफ़ करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से रफ़ करने के बाद में। तो हमें क्या करना है, टेन थीटा, यहाँ नहीं, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, नेक्स्ट से यहाँ से, टेन थीटा बराबर p अपॉन b के बराबर होती है। टेन थीटा यहाँ पर कितना, 30 डिग्री का लिख देता हूँ। 30 डिग्री p अपॉन b कितना है, 6x प्लस, ये टोटल है ना इसका, तो टोटल ही लिखना है हमें, यहाँ लिखना है xt, हो गया। और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन √3 के बराबर होती है। यहाँ पर हो जाएगी p अपॉन 6x प्लस xt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा p√3 इक्वल टू 6x प्लस xt, ठीक है। अपॉन में ये वाला जो √3 है वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर √3। तो हमारी हाइट निकल कर आ चुकी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा आ चुका है, इतना हमें पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसी तरह से निकालेंगे। आगे क्या है हमारा 60 डिग्री का, इसे भी हम निकालेंगे। टेन थीटा बराबर p अपॉन b, ठीक है। टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री है हमारा, लिख देते हैं 60 p अपॉन b, सिर्फ हमारा xt माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा 30 का था, इसका सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, 60 को हम बोलेंगे √3
और ये हो जाएगा P अपॉन एक्स टी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर P इक्वल टू √3xt। तो एक हमारा ये आ चुका है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, हाइट हमारी सेम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं, मैं इसे लिख देता हूँ अंदर की तरफ, यहाँ पर ये पूरा कर देते हैं। ये हमारी हाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका अगला स्टेप लिख सकते थे क्या, हमने क्या किया, यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, अंदर हमारा बचेगा 6 + t, नीचे हमारा रहेगा √3। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, √3xt बराबर कर देंगे हम किसके, x बाहर आ जाएगा, 6 + t अंदर आ जाएगा, अपॉन √3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर √3 आएगा। बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं क्लियर दिखा देता हूँ, यहाँ पर √3 आएगा। जब इसकी इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 3 के साथ में x आ गया, t आ गया। अब इक्वल टू में यहाँ पर क्या आएगा, x ब्रैकेट के अंदर 6 + t, ठीक है। अब x से x हमारा कट हो जाएगा, ये 3t है, तो ये जब इधर आएगा तो ये रह जाएगा 2t, ठीक है। अब t बराबर कर देते हैं 6/2, 2 से 3 बार ये कट जाएगा, t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। यही हमें निकालनी थी। देखो यहाँ क्या है हमारा, 6x है, ये स्पीड थी, ठीक है। टाइम ये हमें निकालना है, ठीक है। t हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया हमारा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 सेकेंड्स। ये हमारा दोस्तों आंसर हो चुका है। 6 सेकंड यहाँ तक और 3 सेकंड यहाँ तक, मतलब टोटल 9 सेकंड इसे लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन इसने सिर्फ यहीं का पूछा है, हम बता देंगे 3 सेकंड्स लगेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी था। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जेड टाइप का एंगल बना रहा है, इसलिए 30 डिग्री का यहाँ बना तो यहाँ भी बन गया, यहाँ बना तो यहाँ भी बन गया। आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी, tan थीटा से हमने निकाला। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। एक्सरसाइज यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी समझते हैं। थोड़ा अलग था, मैंने सोचा लास्ट क्वेश्चन है मैं इसे भी करा देता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं पहले डायग्राम के साथ में। हमें क्या करना है, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो हमने राइट ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, और ये नीचे स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा टेढ़ी हो गई है, तुम्हें क्या करना है, स्केल लेके बनानी है। तो ये लाइन हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पर। अब इसने क्या बोला है कि एलिवेशन एंगल बन रहा है, ठीक है, कहाँ से, टॉप से, तो नीचे की तरफ बनेगा। तो एक एंगल मैंने बना दिया यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। पहला एंगल यहाँ पर बन गया, ठीक है। और जी दूसरा एंगल लगभग यहाँ मान लो कि यहाँ पर बन जाएगा, दूसरा एंगल बन गया जी यहाँ पर, ठीक है। 2 एंगल हमारे बन चुके हैं। तो पहला जो एंगल है हमारा वो यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन इसकी तरफ से हमें लिखने कहाँ से है, वो यहाँ से, राइट ट्रायंगल की तरफ से। तो ये राइट ट्रायंगल है, हमने इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। इसे नाम देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। इतना हमने नाम दे दिया। तो पहले यहाँ पर एंगल बना देते हैं, फिर यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने का एंगल बन रहा है, ऐसा इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है। हम एंगल को ही थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरे को मान लेंगे 90 - थीटा एंगल। क्लियर है दोस्तों? भाई ये दोनों कंप्लीट पता लग जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल वो प्लस कर दो, 90 डिग्री की वैल्यू के बराबर वो होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 एंगल, जैसे हमने मान लिया पहला एंगल A हो गया, दूसरा एंगल B हो गया, उनकी टोटल वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों 90 डिग्री। A का हो गया, B का हो गया, कंप्लीट। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कोई भी 2 एंगल मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पर ये आएगा। तो करते हैं, देखो पहले एंगल पर क्या है, 4 मीटर है हमारा, ठीक है। पहला एंगल कितने पर बन रहा है, डिस्टेंस 4 मीटर का, और दूसरा है 9 का, मतलब पूरा जो है ये 9 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो है 4 मीटर। और ये पूरा जो एंगल है हमारा, यहाँ जो एंगल है थीटा एंगल, ये पूरा एंगल है हमारा, ये कितना है
9 मीटर का, ये पूरा 9 मीटर का है और ये इतना 4 मीटर का है। इसी से हम निकालेंगे, इसी से हम शुरू कर देंगे करना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पर लिख देना है लेट द फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पूरा लिखना है थीटा, और जी सेकंड एंगल हमारा हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए कि आपको लिखना किस तरह से है। हो गया, इतना हमने कर दिया। उसके बाद में जब इसने सारी चीज़ें हमें बताई हैं तो हमने लिख लिया। इसने क्या बोला है कि हाइट हमें प्रूफ करनी है कि ये 6 मीटर है, ये पूरी हाइट 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करनी है। फिलहाल हम लिख लेते हैं h, ठीक है, और ये पूरा हो गया b बेस, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनियस। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए और हम पहले से करते आ रहे हैं, तो ये सब कुछ क्लियर है आपका पहले से। तो ये सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों के। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये चीज़ मैंने रफ करी। अब मैं शुरू करता हूँ, पहला एंगल निकालूंगा मैं थीटा एंगल, ठीक है। थीटा एंगल बेस इसका क्या है 9 मीटर का, h हमें पता नहीं है तो हम p/b निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कितना p/b, तो हम यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा बराबर p/b के, ठीक है। tan थीटा क्या है हमारा, थीटा ही है, tan थीटा हमारा थीटा ही है, तो ये tan थीटा, p हमको अभी पता नहीं है, b क्या है हमारा 9 मीटर है हमारा ये पूरा, ठीक है। अब हमें पता है कि tan थीटा ही रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं होना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। p बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9m tan थीटा, इतना आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे चलते हैं ये वाला, और इसका इसने पहले ही बता दिया कि 4 मीटर है। भाई टोटल का 9 था, हमने लिख लिया बेस, इसका सिर्फ 4 मीटर है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, इसे भी tan से करते हैं। tan थीटा बराबर p/b, ठीक है, इतना हो गया। तो थीटा एंगल कितना है हमारा 90 माइनस थीटा, तो लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा के बराबर है। p हमें पता नहीं है, निकालना है, और 4 मीटर हमारा बेस है, हमने लिख दिया। अब tan थीटा जो होता है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे cot थीटा, आपको यहाँ रीजन दे देना है, ठीक है ना, p/4 मीटर। अब कितना आ जाएगा, p बराबर हमारा आ जाएगा 4 मीटर cot थीटा, इतना आ चुका है, इसे हम कह देते हैं सेकंड। हो गया। अब हमें पता है कि p क्या है हमारा, हाइट है, p बराबर h के बराबर है, मतलब p क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर हमने हाइट मानी है यहाँ पर। तो हमें पता है पहले से ही कि इनकी एक ही हाइट है दोनों की, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो कर देते हैं। पहले का क्या है दोस्तों, पहले का है ये, ठीक है, तो लिख दो 9 मीटर tan थीटा बराबर ये कितना है 4 मीटर cot थीटा, इतना हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा, में वही चाहिए था। तो हम यहाँ पर कर देते हैं नए स्टेप से, इस तरीके से डिज़ाइन बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं 9 मीटर tan थीटा बराबर हो गया 4 मीटर 1/tan थीटा के बराबर, इतना सब कुछ हो गया हमारा। अब दोस्तों अगला स्टेप यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इजी है, जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, और यहाँ पर अगले स्टेप में बोल रहा हूँ मैं, और 4 मीटर के नीचे आ जाएगा 9 मीटर। ये क्लियर हो चुका है। अब ये जो स्क्वायर है इस पर रूट में चढ़ जाएगा, तो मैं यहीं हटा देता हूँ, ठीक है। आप अगले स्टेप में करेंगे, मैंने इसी स्टेप में हटा दिया। ये जो स्क्वायर है इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब tan थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3 के बराबर। 2/3 इसकी वैल्यू आ गई हमारी tan थीटा की। तो हमने यहाँ पर देखा कि tan थीटा 2/3 के बराबर भी है और tan थीटा p/9 मीटर के बराबर भी है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो किस तरह से होगा। आपको पूरा स्टेप लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का यही तो होगा, बात तो यही हुई, यही तो घुमा के लिखा था हमने। तो हम यहाँ लिख देते हैं p/9 मीटर इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा 3 के साथ में, ठीक है, और 2 और 9 हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर हमारा आ गया 18, ठीक है, और 18 आ गया। p बराबर हमारा 6 हो जाएगा। जब 3 की इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा p बराबर, ठीक है। लिख दो हैंस प्रूफ, हो चुका। मतलब p क्या है हमारा, हाइट, होगी ना प्रूफ। देखो कितना इजी था। हमने क्या किया, डायग्राम बनाया। पहले को हमने थीटा एंगल मान लिया, इसकी पूरी वो कितनी है, बेस की लंबाई 9 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा मान लिया। क्यों, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, दोनों की वैल्यू हमारी 90 होनी चाहिए। तो पहला थीटा हो गया, 90 में से थीटा को घटा देंगे, बाकी यहाँ पर बचेगा, वो हम पहले कर चुके हैं। इसकी 4 मीटर है बेस, हमने tan थीटा से निकाल लिया।
और हर क्वेश्चन टेन थीटा से नहीं निकलेगा, हमें देखना भी है कि कहीं अलग तो नहीं पूछा है कुछ, ठीक है। अब मान लो स्पेशली हाइपोटेन्यूस पूछा होता तो हम P/H लगा सकते थे या B/H लगा सकते थे, ठीक है, ऐसा भी हमें करना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने P/B से कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इक्वेशन फर्स्ट को निकाला, इक्वेशन सेकंड को निकाला, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रूव कर दिया कि टेन थीटा जो होता है 2/3 के बराबर है। यहाँ पर ये आ चुका हमारा, और ये हमारा अंदर की तरफ है, तो इसलिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसमें कुछ भी, ये हो गया हमारा। अब हमें पता है कि टेन थीटा 2/3 के बराबर भी है, टेन थीटा P/9 के बराबर भी है। दोनों को कंपेयर कर दो तो P की वैल्यू हमारी आ चुकी है 6, मतलब हाइट हमारी आ चुकी है 6। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव, सब चीज़ हमने लिख दी दोस्तों। और स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आप स्कूल में आप देखेंगे, कोई नई चीज़ लिखवाई है तो आप वो लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है दोस्तों, गिवन प्रूफ सब कुछ लिखना है। तो ये यूनिट, ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे फिनिश हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।